नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं दीपक गौड़। बिहार के चुनावी रण का बिगुल बज चुका है। सियासी दलों ने अपनी रणनीति के तहत अपने दांव पे चलने शुरू कर दिए हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सियासी रण में योद्धाओं का कौतूहल सुनाई नहीं दे रहा है। चुनावी रणभेरी बजने के साथ ही जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुछ योद्धाओं ने अपने विरोधियों के साथ अपनों को भी ललकारने की जो कलाएं दिखाई थी, फिलहाल उन पर विराम लगता नजर आ रहा है। इन सियासी योद्धाओं की बात करें तो एनडीए की ओर से ये हैं लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान, और महागठबंधन की बात करें तो विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के मुकेश सहनी इनमें शामिल हैं। दोनों ही योद्धा विपक्षियों से ज्यादा अपने ही गुट के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं। अपने गठबंधन में सीट बंटवारे से पहले इनकी जुबान अपनों को ही घायल कर रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मानो युद्ध विराम हो गया हो। अपनों पर ही जहर बुझे तीर चलाने वाले ये नेता इन दिनों शांत हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा लगाने वाले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इन दिनों बिहार की राजनीति से इतर केंद्र की योजनाओं और कार्यक्रमों में व्यस्त नजर आ रहे हैं। वहीं बात महागठबंधन की मास्टर की कहे जाने वाले मुकेश सहनी की करें तो गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक से नदारद रहने के बाद और केंद्र की सत्ता में बैठे लोगों से मुलाकात करने के बाद सन ऑफ मल्ला के तेवर भी नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। वीआईपी पार्टी को बिहार में महागठबंधन की सहायक पार्टी के बजाय सत्ता की निर्णायक ताकत करार देने वाले सहनी फिलहाल शांत नजर आ रहे हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर उन्होंने अपना स्टैंड साफ किया है, लेकिन पिछले दिनों हुए घटनाक्रमों के बाद उनकी चुप्पी कई सवाल उठा रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुकेश सहनी ने एक बार फिर से एनडीए और महागठबंधन दोनों और अपनी निगाहें जमाना शुरू कर दिया है? क्या सहनी की दिल्ली यात्रा के दौरान कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर अभी वो चुप हैं? सवाल उठ रहे हैं कि अपनी ही सरकार के खिलाफ हमलावर होने वाले चिराग पासवान आखिर क्यों एकदम शांत हो गए हैं, जबकि बिहार में अभी भी अपराध थम नहीं रहा है। क्या चिराग पासवान को एनडीए के आलाकमान से कोई सख्त हिदायत मिल गई है? वहीं पिछले दिनों मुखर होकर बोलने वाले पप्पू यादव भी अब हताश होकर राजनीति छोड़ने की बात कर रहे हैं। इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं पटना से हमारे कंसल्टिंग एडिटर प्रमोद मुकेश जी और राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार जी। आप दोनों का यंग भारत न्यूज में स्वागत है। जी नमस्कार। जी नमस्कार जी संजय जी, अब बिहार की सियासत में इन दिनों तेज प्रताप यादव को छोड़ दें तो इतना सन्नाटा क्यों पसर गया है? देखिए, राजनीति में पोस्चरिंग होती है और पोजीशनिंग होती है। तो अभी तो सीटों का बंटवारा होना है ना, तो जब सीटों का बंटवारा होना है तो जिसको हम लोग कहते हैं प्रेशर पॉलिटिक्स, राजनीति के लिए जो एक शब्द है प्रेशर पॉलिटिक्स, तो जो गठबंधन के साथी होते हैं और खास करके जो छोटे दल होते हैं वो प्रेशर पॉलिटिक्स आजमाते हैं। अब चिराग पासवान जिनके एक भी विधायक नहीं है और वो सरकार से निराशा जाहिर कर रहे हैं कि भाई मैं वैसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं जो सरकार लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज पर फेल है। कैसा समर्थन अगर उनसे पूछा गया तो कहते हैं कि नैतिक समर्थन। भाई ठीक है, अब इनकी पार्टी में कितने नैतिकता वाले लोग हैं वो तो चिराग पासवान बेहतर बता सकते हैं, लेकिन स्वाभाविक है कि स्ट्राइक रेट इनका लोकसभा चुनाव में अच्छा रहा, 5 सीटें मिली और 5 जीत गए, तो इनका कॉन्फिडेंस तो बढ़ा हुआ है। तो ये चाहते हैं कि हमारे पाले में अधिक से अधिक सीटें आए। इसको लेकर के ये सवाल उठाते रहते हैं। कभी कहते हैं कि 243 पर लड़ेंगे, आरा की ही सभा में बोले। कभी कहते हैं कि भाई ये जो सरकार है वो सरकार कानून और व्यवस्था के नाम पर फेल है, मैं बिहार की बात करूंगा और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करने लगते हैं। लेकिन ये सब प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। एनडीए गठबंधन में ही लड़ेंगे, ठीक से लड़ेंगे, इनके हिस्से में जो सीटें आएंगी उस पर भी लड़ेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग भी नहीं देंगे। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं ये पोस्चरिंग है, पोस्चरिंग के अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा कि मोतिहारी की सभा में प्रधानमंत्री जी के मंच शेयर करने के बाद इनके जो ये थे गेस्चर थे वो बदल गए, ये चुप हो गए। इनको पता है कि जब भी हमारी ताकत मजबूत होती है तो जब हम एनडीए के साथ होते हैं। अकेले तो 135 सीट पर लड़े थे पिछली बार, 1 सीट जीते और वो भी जेडीयू में शामिल हो गए, राजकुमार सिंह जो मटिहानी के इनके विधायक थे। भाई आप अपने विधायक को नहीं बचा सकते हैं
तो फिर बिहार और बिहार का जो तस्वीर है उसको कैसे अकेले बदल दीजिएगा। इनको पता है कि एनडीए के साथ ही रह करके हम बेहतर कर सकते हैं। जहां तक रह गई बात मुकेश सहनी की, तो मुकेश सहनी जी भी समझते हैं अपनी ताकत को। अब वो कई जातियों को क्लब करके बताते हैं कि हमारी संख्या इतनी है। अब 14% वोट उनका है। मैं तो कई दिन अर्थमेटिक बैठाया कागज कलम ले करके कि भाई 14% वोट उनका कैसे हो जाता है। वो सारा मेरा अर्थमेटिक फेल कर गया। वो सहनी, निषाद, बिंद, केवट, नोनिया सारी जातियों को भी मैंने क्लब कर दिया। जो अभी बिहार का सोशियो इकोनॉमिक सर्वे आया है, प्रमोद भाई इसको जी बेहतर एनालाइज करेंगे, तब भी उनका जो गणित है वो 14% पर नहीं पहुंचता है। और वो कहते हैं कि 42% वोट से सरकार बनती है और 14% तो मेरा ही है। मतलब ऐसे कायदे से कहिए तो हमें 80 सीटें मिलनी चाहिए। ये मुकेश सहनी जी बोल रहे हैं जिनके एक भी विधायक नहीं। अब ऐसे ऐसे बयान आप सुनिएगा तो आपका खुद जो है वो लगेगा कि भाई अब इस पर हम क्या विश्लेषण करें जो उनका ये है। लेकिन वास्तविकता है कि पिछली बार 37.6% वोट एनडीए को आया, जो सत्ता में कामयाब है। 125 सीट का गणित उनका आ गया। 37.3% वोट इंडिया गठबंधन को आया, जिसकी वजह से वो 110 पर रह गए और वो सरकार नहीं बना पाए। 0.3% का अंतर था। तो 37.6% वोट लाने के बाद भी जब सरकार बन जाती है, 44 का आंकड़ा तो छूने की जरूरत ही नहीं है। तो मुकेश सहनी जी भी दोनों जगह हैं। उनको पता है डिप्टी सीएम 60 सीट, ये इंडिया गठबंधन का कोई अर्थमेटिक ऐसा नहीं बनता है जिसमें इनको मिल जाएगा। 134 सीट पर भी आरजेडी चुनाव लड़ती है, 50 सीट पर भी कांग्रेस लड़ती है, 40 सीट भी लेफ्ट को देते हैं या 35 सीट भी देते हैं। पान पार्टी को अगर देते हैं, पारस जी को देते हैं, ट्राइबल इलाके में अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को देते हैं, तो 60 सीट का गणित तो उनको भी समझ में आ रहा होगा कि वहां मिलने वाला नहीं है। लेकिन होता है, बार्गेनिंग होता है, तो थोड़ा एनडीए के लिए जी भी दरवाजा खोले हुए हैं। इधर भी अपना कह रहे हैं कि महागठबंधन को मजबूत बनानी है और तेजस्वी जी को तो सीएम बनानी ही बनानी है, खुद भी डिप्टी सीएम हमको बन जानी है, इसलिए इधर भी जी कर रहे हैं। तो राजनीति जी में इसको कहते हैं प्रेशर पॉलिटिक्स, पोस्चरिंग। ये चिराग पासवान भी वही कर रहे हैं, मुकेश सहनी भी वही कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता से दोनों परिचित। चिराग पासवान को भी पता है कि हमारे हिस्से में कितनी सीटें आएंगी और एनडीए गठबंधन में ही होंगे। मुकेश सहनी जी को भी पता है कि चाहे हम एनडीए गठबंधन में जाएं या इंडिया गठबंधन में जाएं, 10-12 सीटें से अधिक हमें मिलने वाली नहीं। लेकिन पोजिशनिंग और पोस्चरिंग कर रहे हैं, तो हम लोगों को थोड़ी इंतजार करनी होगी। देखते हैं क्या जी परिणाम आता है। जी जी मुकेश जी, अ, जिस तरह से चिराग पासवान पिछले महीने तक बहुत ज्यादा आक्रामक थे अपनी ही सरकार के खिलाफ, और कई तरह से सवाल उठा रहे थे कानून व्यवस्था से लेकर, और कई तरह से उन्होंने नीतीश कुमार पर सीधे हमले भी किए। दिल्ली से प्रधानमंत्री आते हैं मोतिहारी रैली में, और उसके बाद से इनके सुर बदल जाते हैं। मुकेश सैनी महागठबंधन की समन्वय समिति की बैठक से में शामिल नहीं होते, वो भी दिल्ली जाते हैं, और दिल्ली से आते हैं तो उनके सुर बदले बदले नजर आ जाते हैं। जिस तरह से वो अपना सोशल मीडिया पे, अपने एक्स पे एजेंडा 1 2 3 4 चला रहे थे, पिछले दिनों से वो एजेंडा आगे भी नहीं बढ़ रहा है। पिछले 5 दिनों से उनका एजेंडा वहीं 4 नंबर पर ही स्थिर है। तो ये दिल्ली वाला जो प्रेशर है, या ये दिल्ली वाली जो राजनीति है, वो क्या संदेश दे रही है? क्या इन दोनों को गुरु मंत्र दे दिया गया है दिल्ली में? देखिए संजय जी ने आपको बखूबी दोनों की वास्तविकता क्या है। जी मुकेश सहनी एक भी एमपी नहीं, एक भी विधायक नहीं, एक भी विधान परिषद के सदस्य नहीं, लेकिन 60 सीट और डिप्टी सीएम पद चाहिए। पिछली बार उनको 9 या 11 सीट, उस समय वो एनडीए में थे। अंतिम समय में महागठबंधन से 3 अक्टूबर 2020 को वो छिटक के एनडीए में गए। वहां भी अगर खुद अपना इलेक्शन भी हार गए थे, और 4 या जो विधायक उनके जीते वो भी बाद में भाजपा में शामिल हो गया सभी ने। तो उनकी भी स्थिति वास्तविकता में जीरो ही है। चिराग पासवान निश्चित रूप से संसदीय में, लोकसभा में उनके 5
सांसद बने और स्ट्राइक रेट 100% रहा, लेकिन वास्तविकता में 2020 के ही परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 135 में एक सीट मिला और वो भी कुछ दिनों में वो खाली है। वो भी विधानसभा में ना उनका कोई वजूद है, ना विधान परिषद में है। हाँ, सत्ता में है। और संजय जी ने सही कहा कि वो जब भी एनडीए के साथ रहे हैं उनको सफलता मिली है। सारा चीज जो वास्तविकता क्या है, वास्तविकता लोजपा को कुछ वोट परसेंटेज है, 5 या 7% वोट उनको आता है, और ट्रेडिशनली जो दलित समाज के पासवान है, जो शुरू से उनके पिताजी के समय से ही उनके स्ट्रांग वोटर हैं। लेकिन मुकेश सहनी कोई तो टेस्ट ही नहीं हुआ है। वो अगर 28-29% एमवाई समीकरण और 14% इन्हीं का, तो उसी को जोड़ के शायद बताते होंगे कि 42% मेरा हो गया और बस सत्ता। जबकि सही उन्होंने संजय जी ने बताया कि अरे 38% पे तो सरकार बनती है, 0.3% से तो पिछला बार चूक गए थे। लेकिन सही है, जब राम के सामने खुद के स्वयंभू हनुमान जब शामिल हो खड़े होते हैं ना, तो उनके सुर बदल जाते हैं उस कुछ दिनों के लिए। सिवान में मिले थे तब भी, लेकिन बाज नहीं आए थे। गया जाने से पहले उन्होंने पूरी तरह से सरकार पे और नीतीश जी को लपेटा और एकदम शरणागत की हम तो बहुत शर्मनाक मेरी स्थिति है कि हम नैतिक रूप से क्या इस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मोतिहारी के बाद एकदम सन्नाटा है। लेकिन वही है, पास में ताकत 4 से 5%, कम से कम लोजपा की ताकत तो मुकेश सहनी से बहुत ज्यादा है। मुकेश सहनी से जरूर ताकत ज्यादा है, लेकिन ये लोग सब बार्गेन, और मुकेश सहनी निश्चित रूप से 10, 12 या 15 सीट मिल जाए। उस समय तो पता नहीं 3 या 5 सीट महागठबंधन से मिल रहा था, जिससे वो छिटक के गए थे एनडीए में, और वहां 10 सीट के लगभग उनको मिली थी। लेकिन सारा का सारा खेल पोस्टरिंग का और दोनों तरफ अपना खुला रखने का है कि जी। हो सकता है अब कल अमित शाह दरभंगा ही उतर रहे हैं और वहां से सीतामढ़ी जाएंगे। 22 तारीख को प्रधानमंत्री फिर गया आ रहे हैं, तो उस समय तक कुछ पूरा का पूरा पॉलिटिकल सीन में कुछ नए समीकरण, नई बात हो जाए। लेकिन चिराग पासवान तो कहीं नहीं जाएंगे। वो सारी कोशिश उनकी ज्यादा से ज्यादा सीट हड़पने की है, और मुकेश सहनी दोनों ओर खुला रखे हुए हैं कि जहां से बात बन जाए वहां पे वो कर सकते हैं। जी। एक तीसरा फैक्टर संजय जी। जो पहले जी। काफी चर्चा में था, जिसकी ओर मैं इशारा दिला दूं, शायद आप वही कह रहे हैं, सीमांचल में जो प्रभावी ओवैसी भी जी। साहब काफी सन्नाटे में हैं, अब अभी उनकी गतिविधियां बिहार में कम ही है। जी, इसमें एक चौथा पॉइंट मैं और जोड़ देता हूं। संजय जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, माले के विधायक महबूब आलम ने पप्पू यादव को लेकर कह दिया है कि आप महागठबंधन का हिस्सा नहीं है, और इससे पप्पू यादव आहत हैं। वो कह रहे हैं मैं तो राजनीति छोड़ने का विचार कर रहा हूं। तो ये सन्नाटा तो नजर आ रहा है, ये किस तरह का सन्नाटा है? नहीं, पप्पू यादव महागठबंधन में नहीं है। अगर ऐसा महबूब आलम कह रहे हैं तो उसमें सच्चाई है। वो तो निर्दलीय विधायक है। कहते हैं कि हम कांग्रेस के साथ हैं, या कांग्रेस अपने कार्यक्रमों में उन्हें आमंत्रित करती है, अपनी वर्किंग कमेटी में आमंत्रित करती है, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन है तो निर्दलीय सांसद। अब रह गई बात कि क्या पप्पू यादव की एंट्री अगर राजद नहीं चाहेगी बिहार में तो क्या होगी महागठबंधन में? क्योंकि लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा था, पूरी पार्टी का विलय करा दिया कांग्रेस में। लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी से मिल आए, उसके बाद भी जब लालू प्रसाद जी अड़ गए तो फिर पप्पू यादव को कांग्रेस टिकट देने का हिम्मत नहीं जुटा सकी। इस बार भी रथ पर चढ़ने में पप्पू यादव फिसल गए कि उनको फिसला दिया गया, वो तो पप्पू यादव बेहतर बता पाएंगे। वहां भी एंट्री नहीं मिली। तो आरजेडी नहीं चाहती है कि पप्पू यादव कहीं आए, कहीं सीन में दिखे, क्योंकि पप्पू यादव की महत्वाकांक्षा को लालू प्रसाद भी समझते हैं, तेजस्वी जी भी समझते हैं। ये खुद न बोल करके महबूब आलम को कहे कि भाई आप जरा बोल दीजिए कि आप हैं कहां। चूंकि कांग्रेस को लेकर के पप्पू यादव ने एक ये दिया था कि कोसी में, सीमांचल में
और वो जो पूर्णिया का जो इलाका है, जो उस इलाके में हम अपने को कांग्रेस को मजबूत करेंगे और वो जिम्मेवारी हमें दी जाए। इस बात को अस्मेल कर ली है आरजेडी ने या महागठबंधन ने। एआईएमआईएम को तो भाव ही नहीं दे रहे हैं लोग। जो 5 सीटें जीत करके आए थे, ठीक है, उनके 4 विधायक आरजेडी में चले गए, लेकिन 19 सीटों पर एआईएमआईएम बिहार में चुनाव लड़ती है और 5 सीट जीत जाती है, उसका अच्छा स्ट्राइक रेट माना जाएगा। उस एआईएमआईएम के भी प्रस्ताव को ठुकरा दिया इन लोगों ने कि भाई आपको अकेले लड़ना है लड़ लीजिए, कोई फ्रंट बना के लड़नी है लड़ लीजिए, हम आपको अपने गठबंधन में कोई जगह नहीं देने जा रहे। तो फिर पप्पू यादव को एंट्री क्यों देंगे, जो कांग्रेस को कहीं ना कहीं से एक तरह से पुश कर रहे हैं कि सीमांचल और कोसी हमारे जिम्मे सौंपिए, हम आपको बेहतर परफॉर्म करके दिखाएंगे। कांग्रेस बहुत मजबूत हो जाएगी, लेफ्ट पार्टी बहुत मजबूत हो जाएगी। तो क्या गठबंधन में तय कर लेंगे लोग कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होंगे? जबकि मोतिहारी की सभा में लालू प्रसाद जी बोल चुके हैं कि कोई माई का लाल तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता है। लेकिन पप्पू यादव का बयान क्या है तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री को लेकर के? असहजता वहीं से उत्पन्न होती है कि पप्पू यादव तेजस्वी जी को कितना पसंद करते हैं, ये पब्लिक डोमेन में बोल चुके हैं। और पूर्णिया में जब पप्पू यादव लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो तेजस्वी जी का बयान पब्लिक डोमेन में है कि उन्होंने कह दिया था कि कोई यहाँ से चुनाव जीत जाए मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन पप्पू यादव को चुनाव नहीं जीतना चाहिए। तो ये जो राइवलरी है, आपसी प्रतिद्वंदिता है, महत्वाकांक्षा की लड़ाई है और सीएम फेस को लेकर के एक रिकॉग्निशन का सवाल है, उसमें पप्पू यादव से आरजेडी दूरी बनाई हुई है। और आरजेडी की दूरी के बाद कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियां पप्पू यादव से नजदीकी बना लेगी, ऐसा मुझे लगता नहीं। हाँ, कांग्रेस बैलेंस करने के लिए कि आरजेडी को हमको बैलेंस करने के लिए पप्पू यादव का इस्तेमाल करना है, वो कांग्रेस कर रही है बिहार में। लेकिन कांग्रेस को भी पता है कि हमारी जमीन कितनी मजबूत है बिहार में, हमारा समीकरण क्या है। क्योंकि बिहार का चुनाव मुद्दे पर नहीं लड़ा जाता है, यहाँ का चुनाव सोशल इंजीनियरिंग पर लड़ा जाता है। और सोशल इंजीनियरिंग में आरजेडी मजबूत तो है, माई समीकरण ही सही। एक समीकरण है ना उनके साथ, कांग्रेस के साथ कौन सा समीकरण है? ये दलित दलित कह रहे हैं, मुस्लिम मुस्लिम कर रहे हैं, लेकिन क्या दलित जो 22 दलित जातियां हैं, जिसमें 4-5 मुखर दलित जातियां हैं, रविदास है, पासवान है, उसके बाद चौधरी हैं, रजक हैं, क्या ये सारी जो जातियां, मांझी हैं, क्या ये जातियां कांग्रेस के साथ खड़ी हो जाएगी कि दशरथ मांझी का घर कांग्रेस ने बनवा दिया? क्या इसके लिए खड़ी हो जाएगी कि राजेश राम को इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया? 2 बार के एमएलए राजेश राम को उन्होंने अध्यक्ष बना दिया, तो 6 बार के एमएलए अशोक राम जेडीयू में जाके शामिल हो जाते हैं उसी कांग्रेस से निकल करके। तो कांग्रेस अपनी वस्तु स्थिति को समझ रही है कि बिना आरजेडी के सहयोग से हम सोशल इंजीनियरिंग को नहीं पूरा कर सकते हैं, और तभी हम एनडीए को फाइट दे सकते हैं जब आरजेडी मेरे साथ खड़ी हो। तो पप्पू यादव एक स्पेस तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के माध्यम से, आरजेडी उन्हें नहीं चाहती है। देखना होगा कि क्या कांग्रेस आरजेडी को समझाने में कामयाब हो पाती है पप्पू यादव के लिए या नहीं कामयाब होती है, ये तो वक्त बताएगा। जी प्रमोद जी, सियासी रणभेरी बच चुकी है, मैदान पे योद्धा आए थे पर सब शांत हो गए। एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगातार पूरा महागठबंधन, उन्होंने बिहार बंद भी बुलाया। अब जब उसकी फाइंडिंग्स निकल आई हैं तो उस मुद्दे पर भी अब आयोग कोई जाने को तैयार नहीं है। न ही आयोग ने भी बोल दिया कि उसको लेकर की किसी तरह की कोई क्वेरी हमारे पास तक अब तक पहुंची नहीं है। हाँ, ये देखिए पूरी जो विपक्षी दल है वो पूरे देश में बिहार के बहाने एसआईआर को लेके एक नैरेटिव बनाने की कोशिश में है। और चुनाव आयोग ने आज के ही मैंने उसका बयान है, उसके रिलीज भी आया कि 6 दिन गुजर गए हैं ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट के रिलीज होने के बाद भी एक भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी आपत्ति या किसी चीज को लेके आयोग में नहीं आया। लेकिन इन लोगों का कहना है, जो भी विपक्षी पार्टियां हैं जो एसआईआर के मुद्दे पे खिलाफ हैं आयोग के, कि हम समय पे बताएंगे और हम सुप्रीम कोर्ट में उनको थोड़ी सी राहत या उम्मीद सुप्रीम कोर्ट के कल के उस
आदेश से है आयोग को कि 3 दिनों के भीतर आप अफिडेविट हलफनामा दायर करें कि किस किस आधार पे आपने 65 लाख मतदाताओं के नाम जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट से हटाए हैं। तो ये इसको लेके, जबकि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, वो एडीआर को रिप्रेजेंट कर रहे थे प्रशांत भूषण, और प्रशांत भूषण को के अपील पे सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से कहा है कि शनिवार तक आप अफिडेविट दें। और लेकिन उसका गणित साफ है कि भाई 65 में 35-36 लाख लोग गुजर चुके हैं और 22 लाख शायद ये ट्रांसफर हो गए हैं, और 7 लाख डबल है जहां पे 2 जगह नाम है। तो इसको लेके, लेकिन इसको एकदम क्लियर कट विधानसभा वाइज, बूथ वाइज पूरी गणना है। लेकिन वो पूरा का पूरा खेल, आप विधानसभा में 5 दिन का यहाँ सत्र था, एक दिन में भी कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ हल्ला हंगामा हुआ। लोकसभा में भी हल्ला हंगामा ही हो रहा है, जबकि 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अगर कोई डिस्क्रिपेंसी मास लेवल पे है तो मैं तो इस प्रोसेस को ही रद्द कर दूंगा। तो निश्चित रूप से आयोग के पास जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको जाना चाहिए, अपनी जो भी दिक्कतें हैं, हाँ इंडिविजुअल लेवल पे लोग जा रहे हैं, क्योंकि पूरे बिहार में 1 महीने तक का शिविर है, और ये आयोग ने कहा भी है कि आप अपनी जो भी आपत्ति है या जो भी इससे रिलेटेड चीज है आप आके कर सकते हैं। एक चीज और मैं कहना चाह रहा था, जिस ढंग से संजय जी ने कहा ये पप्पू यादव के संदर्भ में, पप्पू यादव को निश्चित रूप से राजद नहीं चाहेगा, क्योंकि कांग्रेस की एक बैठक में खड़गे और राहुल गांधी के साथ दिल्ली में पप्पू यादव स्पेशल इनवाइटी के रूप में जाते हैं, और मीटिंग के बाद कहते हैं कि सीएम में बिहार में सीएम का फेस तो कांग्रेस में भी कई लोग हैं, तारिक अनवर हैं, राजेश राम है, तो ये भी तो अटैक राजद पे ही करते हैं, तो राजद क्यों स्पेस इनको देगा। और सही कहा, लोकसभा चुनाव के समय तो किसी भी कीमत पे पप्पू यादव की जीत न हो, इसके लिए पूरा का पूरा पार्टी और तेजस्वी यादव लगे हुए थे। तो वो वही स्पेस है, और वही हाल महागठबंधन में ओवैसी को लेके है, क्योंकि ओवैसी का जो भी सीमांचल में बेस है, अगर उनको खुली छूट मिल जाएगी तो राजद के लिए तो कालांतर में, आगे वाले समय में तो घाटे का सौदा रहेगा। इसीलिए न ओवैसी की एंट्री, और ओवैसी को उन्होंने बड़ा निर्देश या सलाह दिया कि आप अगर चाहते हैं कि सेकुलर ताकतें मजबूत हो तो आप इलेक्शन ही नहीं लड़िए, इंडिपेंडेंट तो लड़िए ही लड़िए, आप इलेक्शन ही ना लड़े, तो इससे होगा। इसलिए बिहार का सीन तो बड़ा दिलचस्प हो रहा है। जो लोग जिनकी ताकत कम है वो ज्यादा उछल रहे हैं, ज्यादा बोल रहे हैं, और सोशल बेस जिस पार्टी का है, जैसे जदयू और भाजपा और ये राजद मेन महागठबंधन में, और लेफ्ट पार्टी। जी संजय जी, इस सन्नाटे को अगर अब इस टाइम कोई तोड़ रहा है तो वो तेज प्रताप यादव है। तेज प्रताप यादव जिस तरह से मुखर होकर अभी बोलते नजर आ रहे हैं, उसके दूरगामी परिणामों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसका कोई दूरगामी परिणाम मुझे नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है, वो महुआ से लड़ लेंगे, लालू प्रसाद जी के बड़े पुत्र हैं, इसलिए कोई हिम्मत नहीं जुटा पाएगा कि उनके विरोध में कुछ बोलें, माने खास करके उनके महागठबंधन के जो साथी हैं। और दूसरी बात कि आरजेडी के तरफ से भी कोई वैसा कैंडिडेट वहां नहीं दिया जाएगा जो तेज प्रताप जी को हरा दे, तो इनकी सीट तक तो बात हमको समझ में आती है। लेकिन तेज प्रताप जी कोई फ्रंट बना लेंगे, कोई बढ़िया तस्वीर पेश कर देंगे बिहार में, ऐसा कुछ तो लगता नहीं है। मुद्दे की बात वो नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं ही असली उत्तराधिकारी हूँ लालू प्रसाद जी का और राबड़ी देवी का बड़ा पुत्र हूँ, मैं एक थर्ड फ्रंट बनाऊंगा, मेरे साथ ये गठबंधन में। तो तेज प्रताप जी कोई बिहार में मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी तस्वीर पेश कर देंगे। इसीलिए चाहे वो महागठबंधन की पार्टियां हों या एनडीए गठबंधन हो, कोई गंभीरता से उनसे ले नहीं रहा।
क्योंकि पता है जी इसको हम लोग कहते हैं सोडा वाटरी जोश। अब सोडा वाटरी जोश में भी अपना कहीं घूम रहे हैं और लालू प्रसाद के बड़े पुत्र हैं, तो किसकी हिम्मत है कि भाई कहीं जाएंगे तो जो लोग उनके हैं वो वहां नहीं मिलने आएंगे, या जब वो कुछ बोलेंगे तो ताली नहीं बजाएंगे। लेकिन तेज प्रताप जी का कोई ऐसा सांगठनिक धार या कुछ वैसी चीज मुझे नहीं दिख रही है कि तेज प्रताप जी कोई वैसा तस्वीर पेश कर देंगे। एक मैं थोड़ा ऐड कर देना चाहता हूँ, अभी जो आपने SIR पर बात की थी, मैं भी थोड़ा जी उसको ऐड कर देना चाहता हूँ। जी जी इंडिया गठबंधन इसको मुद्दा बनाना चाहती है कि सरकार की मदद से चुनाव आयोग ने गरीबों का वोट काटा। उनका कहना है कि कल खड़गे साहब का बयान था दिल्ली में, जबकि इतने सीजन लीडर हैं, इतना संसदीय जीवन की समझ है कि ये सरकार महाराष्ट्र में वोट जोड़ करके सरकार बना ली और बिहार में वोट काट कर करके जो सरकार बनाने जा रही है। ये अभी आपको कैसे पता चल गया भाई कि वोट जो कटा इसकी वजह से एनडीए की सरकार बिहार में बन जाएगी? ये तो अपने आप में कंट्राडिक्टरी है। जब आप चुनाव में जा रहे हैं, रणभेरी भी जी नहीं बची है कि मान कैसे लिए आपकी चुनाव काट के एनडीए की सरकार बन जाएगी। तो वहां पर ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि इस मुद्दे को कैसे भुनाएं, और जी इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का भी जो बार बार ऑब्जर्वेशन आ रहा है, कपिल सिब्बल जी को तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 22 लाख मृत लोगों को लेकर के आपकी आपत्ति है कि इतने लोग मर कैसे गए, तो भाई 15 वैसे लोगों को ढूंढ के ले आइए जो जीवित हैं लेकिन उनको मृत मान के उनका नाम काट दिया गया। कपिल सिब्बल ने कहा कि हम कहां से ढूंढने जाएंगे, कहे कि क्यों, अरे कोई जीवित व्यक्ति है उनको मृत कर दिया गया तो छोड़ दीजिए ना, 22 लाख 15 लोगों को ले आइए, हम पूरे प्रोसेस को ही खत्म कर देंगे। तो देखिए कभी कभी होता क्या है कि जब चीजों को आप उस तरह से नहीं करेंगे और केवल पॉलिटिकल गिमिक्स में फंसा करके लोगों को रखेंगे तो दांव उल्टे पड़ जाते हैं। ये यही कर रहे हैं। अब जो लोग शिफ्ट कर गए हैं, तो उसके लिए बजाते उन्होंने आवेदन दिया है, बहुत सारे लोगों का आवेदन है कि भाई हम यहाँ शिफ्ट कर गए हैं, हमारा वोट जो वहां है उसको काट दिया जाए। डबलिंग का मामला है 7-7.5 लाख का, जो दो दो जगह के वोटर लिस्ट में है। ऑटोमेटिक जब चुनाव आयोग के पास लिस्ट है तो उनका नाम तो एक ही जगह होगा ना, एक जगह तो वो डिलीट जी होंगे। तो वो तो चुनाव आयोग का मामला है कि वो सुप्रीम कोर्ट को कैसे संतुष्ट करेंगे कि 65 लाख का वोट कटने के आधार क्या है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल नैरेटिव बना करके विपक्ष जो बिहार में चाहती है, मुझे नहीं लगता है। 1.5 लाख BLA हैं, बूथ लेवल एजेंट, जो पॉलिटिकल पार्टियों के, जी कल तक तो किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं की चुनाव आयोग के पास कि भाई ये हमारे वोटर हैं बूथ संख्या इतने पर और ये जिनविन है, इनका नाम काट दिया गया। जी चुनाव आयोग तो अभी तो 1 महीना क्या 2 महीना, अभी तो ड्राफ्ट आया है, अभी तो जब फाइनल आएगा तब न होगा कि हाँ इनका नाम परमानेंट हट गया। अभी तो आपत्ति दर्ज करना है, वोट को फॉर्म 6, फॉर्म 7 फॉर्मेट, तीनों फॉर्म को जो जारी कर दिया गया है, अब जारी तो कीजिए। तो ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि इस बिंदु पर एक गोलबंदी बनाई जाए कि भाई गरीबों का वोट को काट दिया गया। वोट काटने का और वोट जोड़ने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है, लेकिन इसको क्लब कर दिया जा रहा है सरकार के साथ, सत्ता के साथ। और इसको लेकर के भी जनता समझ रही है, क्योंकि वो अपना नाम देख रहे हैं कि हमारा नाम तो है, एपिक नंबर है। अब तेजस्वी जी खुद अपने एपिक नंबर में ही फंसे हुए हैं। अब वो जो एक एपिक नंबर उन्होंने दिखा दिया, कल भी दूसरी नोटिस जारी हो गई उन पर कि भाई वो एपिक नंबर वाला वोटर आईडी कार्ड जरा हमको दिखाइए, किसने बना दिया। और वो एपिक नंबर तो आपने जो एफिडेविट में 2020 में दिया है वो तो 228 जिसका अंक अंत में है वो वाला है। तो जब आपको पता है कि मेरा यही एपिक नंबर है, यही वोटर आईडी कार्ड है, तो फिर वो एक्सरसाइज जो आप कर रहे थे 120 वाला एपिक नंबर डाल के, और वो भी प्रेस के सामने वो बजाते प्रोजेक्टर लगा करके जो नाम खोज रहे थे वो वाला कहाँ है, जरा हमको दिखाइए। तो अब वहां पर तेजस्वी जी ही नहीं कुछ बोल पा रहे हैं, क्योंकि वो एपिक नंबर को लेकर के वो स्केप करते हुए दिखते हैं। जनता चीजों को समझती है, ठीक है, लोकतंत्र अगर परिपक्व हुआ है तो जनता भी मैच्योर्ड हुई है, वो समझती है किसको क्या है। लेकिन विपक्ष ये जो इंटेंसिव रिवीजन है इसको लेकर के एक मुद्दा बनाना चाहती है
कि गरीबों का वोट काट दिया गया, गरीबों का वोट काट दिया गया, गरीबों का वोट काट दिया गया। जैसे लग रहा है कि गरीब सारे लोग जो हैं वो एक ही गठबंधन के साथ है, दूसरे गठबंधन के साथ है ही नहीं। गरीब तो हर गठबंधन के साथ होंगे ना। ये कैसे कोई तय कर लेगा कि इस गठबंधन के लोग ही गरीब हैं और इस गठबंधन के लोग अमीर हैं? ये अमीरी गरीबी के लिए गठबंधन कहां से आ गया? तो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है विपक्ष के द्वारा। देखते हैं कि विपक्ष कितना सफल हो पाती है और चुनाव जी आयोग ट्रांसपेरेंट तरीके से कैसे लोगों को और सुप्रीम कोर्ट को बता पाती है कि हमने पूरी पारदर्शिता बरती है, हमने कोई ऐसी गलती नहीं की है जिसकी वजह से किसी को चुनाव आयोग पर उंगली उठाने का मौका मिले। जी। एक आखिरी सवाल आप दोनों से। आप दोनों ने कहा कि दबाव की राजनीति चल रही है और सीटों के बंटवारे तक अब ये रहेगा, और ये सन्नाटा भी कहीं ना कहीं उसी के चलते है कि अब थोड़ा सा लोग शांत हो गए हैं, बोलने से कतरा रहे हैं। तो आप दोनों का क्या मानना है कि ये सीटों का बंटवारा क्या बिल्कुल आखिरी क्षण तक जाने वाला है? इसका अंतिम सीटों का ऐलान या बंटवारे का ऐलान जो होगा वो अंतिम क्षण तक जाएगा, ताकि कोई भी दल अपनी तैयारी लास्ट मोमेंट पे बहुत परिपक्व तरीके से ना कर सके और मजबूरन जुड़ा रहे। संजय देखिए जी, आपसे आप, जी जी जी, आप दोनों में से कोई भी पहले कह सकते। अच्छा, प्रमोद भाई बोल लेंगे पहले। जी हाँ, ये मेरे देखिए ये उम्मीदवारों का चयन तो अंतिम समय तक चलेगा, लेकिन सभी पार्टियां, अगर महागठबंधन में लीजिए तो महागठबंधन में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी, अजय माकन पटना आ रहे हैं, 3 दिन यहाँ रहेंगे, तो ये सब तैयारी अपनी अपनी हर पार्टी, चाहे राजद हो या कांग्रेस हो, माले हो, सब अपना कर रहा है। लेकिन ये जो जो वो दल जो दबाव बना के कुछ ज्यादा सीट ग्रैब करना चाहते हैं, वो भी तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन ये सही में अंतिम समय तक चलेगा, जब तक चुनाव की घोषणा, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, क्योंकि जी पता नहीं, जी अगर पिछले 2020 को लीजिए तो अनाउंसमेंट के समय लोग छिटक जाते हैं। तो ये अभी चलेगा, ये अंतिम समय तक रहेगा। अभी सन्नाटा, अभी बार्गेनिंग, कभी इधर बात करेंगे, कभी उधर बात करेंगे। लेकिन जो मेजर पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो, और ये वाम दल कांग्रेस, ये लोग अपनी इंटरनल तैयारी और हर सीट को लेके अपनी उनकी तैयारी चल रही है। जी संजय जी। ये चलेगा, चूंकि देखिए गठबंधन तो है। अब गठबंधन में जो इनके अलायंस के पार्टनर होंगे वो तो चाहेंगे ना कि हम ज्यादा से ज्यादा सीट दें, और जो इनके जी मेन पार्टनर हैं वो चाहेंगे कि ये छिटके नहीं। तो सीट को लेकर के, और न केवल सीटों की संख्या बल्कि कौन सी सीट पर कौन से लोग लड़ेंगे। और ये एक मैं छोटा सा इसका एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ। जी एक पार्टी ने कहा कि हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे, तो कहा गया, इंडिया गठबंधन की बात मैं बता रहा हूँ, उनको कहा गया कि ये काम कीजिए, आप 243 सीट आप ही को लड़ने के लिए हमने दे दिया, आप जरा 243 नाम हमें दे दीजिए कि किस सीट पर किनको लड़ाएंगे। अब वहां पर वो चुप हो गए, क्योंकि ये बिहार में खूब होता है। मुकेश सहनी की बात मैं बता रहा हूँ, लोकसभा में इनको 3 सीटें मिली इंडिया गठबंधन में। क्या उम्मीदवार इनके थे? क्या उम्मीदवार तो किन्हीं और का दिया हुआ था, पार्टी इनकी जी थी। तो ये लोग खूब ये सब करते हैं। तो ये सब अभी चलेगा कि कौन सी सीट पर आपके उम्मीदवार कौन होंगे, ये पहले हमको आप लिस्ट सौंपिए कि कितनी सीटों पर। और कांग्रेस ये प्रैक्टिस बहुत पहले कर ली थी कि 243 सीटों पर उन्होंने मंगाना शुरू किया था कि भाई आप अपना 3-3 नाम भेजिए। मुझे नहीं लगता है कि 243 सीटों पर कांग्रेस 3-3 नाम भी मंगा पाई होगी, जबकि देश की सबसे पुरानी बड़ी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। तो ये सब अभी चलेगा कि देखिए चुनाव में हम लोगों को जीतनी है, इसलिए सीटों को लेकर के पहले तो कि किस विधानसभा से आप लड़ेंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, उम्मीदवार कौन होंगे। जो मुख्य पार्टियां हैं वो जो अपने गठबंधन के जो छोटे छोटे साथी हैं, इनको थोड़ा उलझा करके अंतिम समय तक रखेगी, और करती है पार्टियां, उनका यह रणनीति का हिस्सा है, ताकि अगर अंतिम समय वो बगावती तेवर भी अपनाए
तो दूसरे गठबंधन से भी मिलने की कुछ उम्मीद न रहे, तब तक वहां का बंटवारा तय हो जाए कि भाई हमारे पास तो जगह है नहीं, तो हम आपको कहां से दे, एडजस्ट कर लेंगे। तो ये अंतिम समय तक चलेगा, इसलिए इतना जल्दी सीटों का बंटवारा मुझे नहीं लगता है कि होगा, थोड़ा वक्त लगेगा। जी, तो ये बात तय रही कि आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में कभी सन्नाटा तो कभी नए नए उभरते हुए नेताओं का या कुछ बयान सामने आते रहेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस परिचर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत न्यूज सच के साथ।